नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश में चुनाव और गर्मी, दोनों की गर्मी साथ साथ बढ़ रही है और इसको लेकर के तरह तरह के कयास और तरह तरह के एनालिसिस आपके सामने रोज आ रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नारे के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं उस नारे का हकीकत और उसकी सच्चाई को देखते हुए क्या वो अपने सपने को साकार कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मात्र 150 सीटों पर सिमट जाएगी, ये भी चर्चा है। लेकिन कुछ चर्चा ऐसी भी होनी चाहिए और जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आखिर में इस देश को 4 जून के बाद आने वाले किन ऐसे मुद्दों के साथ दो चार होना है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हम सब के लिए एक साथ बड़ी चुनौती बन के सामने आ रही हैं। इसको समझने से पहले कुछ ऐसी बातें जरूर जानना चाहिए। जब चुनाव की घोषणा हुई और उसके पहले देश में सकारात्मक वातावरण अगर बना तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि तमाम विरोधों, तमाम चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद भी इस देश के 140 करोड़ की आवाम ने जो फैसला किया, जो तय किया और जिसको नेतृत्व दिया, उसके साथ आगे चलते हुए हमने उन मुश्किलों से पार पाते हुए अपने विकास की दर को बहुत अच्छे से कायम रखने में सफलता प्राप्त की। जहां चीन जैसे देशों में भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आई, पश्चिम के देशों में विशेष करके यूरोप और अमेरिका में भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, भारत तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। 6 से लेकर के 7% तक इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में हम आगे पीछे जाते रहे और इस तरीके से जो अनुमान लगा कि अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था देश के बने हैं तो आने वाले 5 साल में एक ऐसा आधार और पृष्ठभूमि ऐसी बनाई जा सकती है जिसके दम पर वास्तव में 2047 का जो सपना है उसकी आधारशिला बहुत मजबूती से हम रख सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि देश में युवाओं को रोजगार मिले, ज़रूरतमंदों को काम मिले और आर्थिक व्यवस्था में तेजी लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक राजनीतिक दल ने और विशेष करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक एजेंडा बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है और उसी के तहत उनके संकल्प पत्र या यूं कहें घोषणा पत्र जारी हुए। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक ऐसी बात सामने आई है जिसके मायने और मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। एक आम आदमी जो उसे समझना चाहे उसे बहुत लुभावना भी लग सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस ने अपने संकल्प घोषणा पत्र में ये वादा किया कि वो 1% की आबादी के पास अगर 77% देश का संसाधन सीमित है, उसके चंगुल में है, तो उससे मुक्त करा करके उसे ज़रूरतमंदों को दिया जाए, तो फिर लगभग 5 दशक तक कांग्रेस ने जो शासन किया और 5 दशक से ज़्यादा, उसमें इन बातों को उसने आगे क्यों नहीं किया? सवाल ये है क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ज़रूरी है और वो भी लोकतांत्रिक ढांचे में, लेकिन जिस अंदाज में ये बातें कही जा रही हैं वो तो हमें किसी और व्यवस्था की ओर ले जाने की बात करती है। ये भी मानते हैं क्योंकि बात बिल्कुल सही है, क्रांतिकारी बात है कि हर एक पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो जो भी सरकार आए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करे जिसके कारण से हर एक व्यक्ति को ये एहसास हो कि वो बराबरी के स्तर पर खड़ा हुआ है और फिर जो सरकारें प्रयास अब तक कर पाई हैं उसके हिसाब से देश को आगे बढ़ाया जाए और अपने व्यक्तिगत और परिवार की भी स्थिति को मजबूत किया और कराया जाए और इससे गरीबी खत्म होगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने अब तक के प्रयासों में ऐसा क्यों नहीं किया और कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। काश की संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस इसी पर अपने को फोकस करती। आप समझिए,
संकल्प पत्र जिस दिन जारी किया उसके बाद वो बताते कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे। आप मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं। और बता कब रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या यूं कहें प्रधानमंत्री की तरफ से रैलियों में इसको मुद्दा बनाया गया, तो पहले तो ये कहा गया कि ये तो भ्रामक प्रचार है। उसके बाद खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा। सवाल यह है कि वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए, हम उनको घोषणा पत्र के मायने समझाना चाहते हैं। और आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और वकील भी हैं। जी हाँ, मैं मनीष तिवारी की बात कर रहा हूं। मनीष तिवारी भी समझा रहे हैं कि 77% जो संसाधन है वो हम कैसे उस 1% से लेंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। सवाल तो पहला यही है कि आप कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि सरकार तो आपकी आनी नहीं है। और अगर आनी है, इतनी ही गंभीरता थी तो 1 साल पहले जिस न्याय यात्रा में इतना मशगूल थे, या आप यूं कहें पिछले 2 सालों में राहुल गांधी इसी बात को अपने यात्राओं के जरिए कहते कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को पहल ये करनी चाहिए कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारी पारिवारिक संपत्ति इतनी है, हमारी विरासत इतनी है, हम इसको देश के लिए दे देते हैं। और 140 करोड़ के आवाम में अगर राहुल गांधी के पास व्यक्तिगत रूप से इतनी संपत्ति रहनी चाहिए, उसकी घोषणा करनी चाहिए थी। और ऐसा राहुल ही नहीं, फिर हर नेता पर करना जरूरी है, ऐसा राहुल गांधी मूवमेंट बना देते तो आज राहुल गांधी हीरो हो जाते। लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से रैलियों में मुद्दा उठाया गया, जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र का भी जिक्र किया, कब तो बहनों का मंगलसूत्र भी सीमित नहीं, तब कांग्रेस ने कहा पहले तो गलत है और उसके बाद अब वो स्वीकार कर रहे हैं, हाँ हम हमेशा कर रहे हैं। तो एक हिडन एजेंडा, क्या एक छिपे एजेंडे के आधार पर आप सरकार पा लेना भर चाहते हैं? इस देश में सोशलिज्म को लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने का काम अगर कांग्रेस ने किया है तो उसको तो ये प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस तो वामपंथियों के चंगुल में है, और वामपंथी नहीं बल्कि माओवादी विचारधारा कांग्रेस में बहुत अच्छे तरीके से प्रकारांतर से वो प्रभावी किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस के लोग समझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं या नासमझी में कर रहे हैं ये तो वो जाने। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इतना बड़ा एजेंडा था तो इसकी चर्चा जब विपक्ष ने मुद्दा बनाया तब आप करना शुरू कर रहे हैं। अब तो 2 दौर का चुनाव भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के हिडन एजेंडा के साथ बढ़ रही कांग्रेस या इंडिया अलायंस जिस सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है उससे वो दूर हो चुकी है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि एक एजेंडा में भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष फंस गया जब वो ये कहता है कि 400 तो हम नहीं लेने देंगे, 400 ये नहीं पा रहे हैं। सवाल तो ये है कि सरकार चलाने के लिए तो उनको 272 ही चाहिए। आप इस ईगो में या इस फॉल्स ईगो में क्यों जी रहे हैं कि हमने इस पर रोक दिया? कोई भी नेता कहता है 400 तो सपना है जी, कैसे पाएंगे बता दो। सवाल यह है कि आपको इससे क्या मतलब? हम 272 नहीं लेने देंगे, ये कहते तो है राहुल गांधी कि हम तो 150, पहले 180 था, अब तो हम 150 में देख रहे हैं कि बीजेपी सीमित हो जाएगी। सवाल तो ये है कि अगर वो सीमित हो जाएगी तो आप कितना पाएंगे? चलिए, आप अपनी तो बताने की स्थिति में ही नहीं है। आप ये बताइए ना, इंडिया अलायंस कहां कहां बीजेपी को पीट रहा है, तब तो जनता को भरोसा होगा राहुल जी, तब जनता को भरोसा होगा। लेकिन नहीं, एक कोटरी में घिरे हुए, ऐसे कोटरी में जो उनको एक सिद्धांत दे दिया जाता है, उनको थोड़ा समय बहुत अच्छा लगता है, हाँ आप तो बस पीट देंगे मोदी को, और उसके बाद फिर उसको ढपली राग जो कहते हैं ना, अपना अपना ढपली अपनी अपनी राग वो बजाना शुरू करते हैं, और इतनी तेजी से वो झीरा मजीरा बजाते हैं कि फिर वो हास्यास्पद स्थिति वाली बात हो जाती है। सवाल ये है कि जिस चीज को आप इस देश में साकार करना चाहते हैं उसको जीने के लिए आप पहले ही कदम उठाएं। कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी हैं, अगर गांधी की विचारधारा को मानते हैं तो पहले प्रयोग करिए, अपने ऊपर ढालिए, और फिर समाज में उसको साकार करने के लिए निकल जाइए। और आप निकले भी, 2 यात्राएं आपने की। काश की ये बात इस देश में फैला देते कि इस देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, संसाधन, रुपया, पैसा, जो कुछ भी है, विरासत, सबका हक होगा। गांव से लेकर शहर तक, जिसके पास खेती नहीं है उसको जमीन मिलेगी,
जिसको पास ज़्यादा है एक स्तर से उससे ले लिया जाएगा। ये सब तो मार्क्सिस्टों का, कम्युनिस्टों का सिद्धांत है और अच्छा भी है एक स्तर तक। लेकिन रूस और चीन की हालत देख रहे हैं आप। चीन ने भी लाल झंडे के नीचे कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को ही उभार करके आज इतनी बड़ी ताकत बना है। भारत आज भी अपने सिद्धांतों और व्यवहारिकता में बहुत आगे जा रहा है, जहां सबके अपने अपने कार्य हैं और सरकार का काम सिर्फ एक है कि ऐसी स्थिति पैदा करना कि हर एक व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ अपने को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाए। और इसीलिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस पर सरकार ने फोकस किया। नहीं फोकस कर पाई तो विपक्ष के नेता होने के नाते इंडिया अलायंस के हर एक नेता के पास इतने आंकड़े होने चाहिए कि आपने यहाँ का ये दावा किया, इसमें ये नहीं है। और इससे जब आप दावा करते, आरोप गलत नहीं, आप जब दावा करते तो जनता आपसे कनेक्ट होती, नहीं कनेक्ट कर पाए। और यही कारण है कि आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी ये जो खेल है वो सिर्फ चुनावी नारा भर है। 4 जून को पता चल जाएगा कहाँ आप पिछड़ गए, कहाँ आपने भूल की, कहाँ आपने बचपना की। और आपके बचपने का बहुत बड़ा फ़ायदा एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उठा लिया। और यही प्रो इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इंडिया अलायंस से इतना आगे कर दे रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हार्ट ऑफ भारत में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारी बात से संतुष्ट हैं, सहमत हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए। नहीं मन है तो मत करिए, कमेंट ज़रूर करिए। लेकिन एक अनुरोध ज़रूर है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।